तुम्हें उस एम्परर बनना था जो पूरे किंगडम को बर्बाद कर दे, लेकिन पता नहीं कैसे तुम जो भी करते थे उससे एम्पायर और भी स्ट्रांग होता जा रहा था। यहाँ तक कि जब तुम हर दिन इंपीरियल हैरम के अंदर ही पड़े रहते थे और कोर्ट अफेयर्स को पूरी तरह इग्नोर कर देते थे, तब भी देश लगातार प्रॉस्पर करता रहा। तुमने तो पूरी सरकार की पावर करप्ट ऑफिशियल्स के हवाले तक कर दी थी, फिर भी किंगडम कोलैप्स होने के बजाय और ज्यादा पावरफुल बनता गया। गुस्से में आकर तुमने फैसला किया कि अब और आगे बढ़ना पड़ेगा। तुमने ट्रेजरी खाली कर दी और बहुत बड़ी अमाउंट में सिल्वर सीधा करप्ट मिनिस्टर्स को गिफ्ट कर दिया। लेकिन जैसे ही प्राइम मिनिस्टर ने पैसा रिसीव किया, उसकी पीठ पर तुरंत ठंडा पसीना छूट गया। उसी पल उसे एम्परर की असली इंटेंशन समझ आ गई। ये फाइनल वार्निंग थी। जाग चुका प्राइम मिनिस्टर आंखों में आंसू लेकर इंपीरियल पैलेस की तरफ देखने लगा। हिज मैजेस्टी ने हमेशा मेरे साथ सिंसेरिटी से बर्ताव किया है। ये ओल्ड सर्वेंट शर्मिंदा है। आज से मैं अपनी हर चीज हिज मैजेस्टी की मदद करने में लगा दूंगा। अगली सुबह तुम अभी ठीक से जागे भी नहीं थे कि प्राइम मिनिस्टर 90 मिलियन टेल्स सिल्वर वापस पैलेस ले आया। पैसे के उस पहाड़ को देखकर तुम पूरी तरह कंफ्यूज हो गए। क्या ये किसी एंशिएंट वर्जन का फेवर रिटर्न करना था? लेकिन तुम जो चाहते थे वो किंगडम का डिस्ट्रक्शन था। सिर्फ एम्पायर के कोलैप्स होने के बाद ही सिस्टम तुम्हें मरने और ब्लू स्टार वापस लौटने की परमिशन देता। कोई और ऑप्शन ना देखकर तुमने तुरंत मिनिस्टर्स को हॉल ऑफ सुप्रीम हार्मनी में बुलाया। तुम्हें कुछ ऐसी टेरेबल पॉलिसीज बनानी थी जो देश को सीधा बर्बादी की तरफ धकेल दे। कुछ ही देर बाद सारे मिनिस्टर्स हॉल के अंदर जमा हो गए और सब तुम्हारी तरफ कंफ्यूजन से देख रहे थे। सिर्फ प्राइम मिनिस्टर शांत दिख रहा था, जैसे उसे पहले से ही इस बात का अंदाजा हो। उसके मन में पूरा यकीन था कि सिल्वर रिसीव करने के बाद एम्परर जरूर कोई रिस्पॉन्स देगा। आखिर सच में इंटेलिजेंट लोग बिना शब्दों के भी एक दूसरे को समझ लेते हैं। दुर्भाग्य से तुम्हें उसके दिमाग में चल रही किसी भी बात का जरा सा भी आइडिया नहीं था। तुमने धीरे से पूरे कोर्ट पर नजर डाली और कहा, मैं नेशनल ट्रेजरी से फंड्स एलोकेट करूंगा ताकि कैपिटल सिटी को दोबारा रीबिल्ड किया जा सके और साथ ही कॉमन लोगों के घरों को भी रेनोवेट किया जाएगा। जैसे ही तुम्हारी बात खत्म हुई, एक मिनिस्टर तुरंत विरोध में आगे बढ़ गया। योर मैजेस्टी, कैपिटल को रीबिल्ड करना समझ में आता है, लेकिन ऑर्डिनरी सिटीजंस के घर रिपेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। तुमने उसकी तरफ देखा। वो मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक वर्क्स का मिनिस्टर था, जिसे पर्सनली फॉर्मर एम्परर ने प्रमोट किया था और लेट एम्परर के मुताबिक वो एक लॉयल ऑफिशियल था। दुर्भाग्य से तुम जिन लोगों से सबसे ज्यादा नफरत करते थे वो लॉयल ऑफिशियल्स ही थे। तुम्हारा चेहरा तुरंत ठंडा पड़ गया। क्या तुम्हें लगता है मैं तुमसे डिस्कशन कर रहा हूँ या मिनिस्टर ऑफ पब्लिक वर्क्स की अथॉरिटी अब मेरी अथॉरिटी से भी बड़ी हो गई है? मिनिस्टर का चेहरा तुरंत सफेद पड़ गया। ये ओल्ड सर्वेंट कभी ऐसी हिम्मत नहीं करेगा। लेकिन तुम यही नहीं रुके। आज से इसे उसके पद से हटा दिया जाए। मुझे ऐसे एरोगेंट ऑफिशियल्स की कोई जरूरत नहीं है। पूरा कोर्ट तुरंत घबरा गया। योर मैजेस्टी, कृपया अपना गुस्सा शांत कीजिए। डिसमिस किया गया मिनिस्टर कागज की तरह पीला पड़ चुका था। सिर्फ प्राइम मिनिस्टर ही शांति से आगे बढ़ा। योर मैजेस्टी, इसका पोजीशन हटाया जा सकता है, लेकिन कैपिटल को रीबिल्ड करने के लिए पब्लिक वर्क्स को सुपरवाइज करने वाला कोई होना भी चाहिए। मैं विनम्रता से निवेदन करता हूँ कि योर मैजेस्टी एक नए मिनिस्टर ऑफ पब्लिक वर्क्स को अपॉइंट करे। जैसे ही तुमने ये सुना, तुम्हारी आंखें चमक उठी। एम्पायर के सबसे बड़े करप्ट मिनिस्टर से वैसे भी यही उम्मीद थी। शायद वो किसी और करप्ट ऑफिशियल को प्रमोट करने वाला था। फिर वो लोग कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में कट कॉर्नर्स करेंगे और देश को और कमजोर बना देंगे। परफेक्ट। तुमने धीरे से हॉल में नजर घुमाई और तुम्हारी नजर पीछे खड़े एक बुजुर्ग ऑफिशियल पर जाकर टिक गई। आज से तुम नए मिनिस्टर ऑफ पब्लिक वर्क्स होगे। बुजुर्ग आदमी हुआंग पेई पूरी तरह से जम गया। कई साल पहले उसे फॉर्मर एम्परर ने करप्शन के आरोप में ऑफिस से हटा दिया था और इसी वजह से तुमने उसे चुना था। तुम्हें बिल्कुल इसी तरह के ऑफिशियल की जरूरत थी। आसपास खड़े मिनिस्टर्स एक दूसरे की तरफ अजीब नजरों से देखने लगे। यहाँ तक कि फॉर्मर मिनिस्टर के भी ठंडे पसीने छूट गए। योर मैजेस्टी, ये नहीं हो सकता। हुआंग पेई एक बदनाम करप्ट ऑफिशियल है जिसे लेट एम्परर ने डिसमिस कर दिया था। वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि तुमने जोर से थ्रोन पर हाथ मारा। क्या तुम फॉर्मर एम्परर का नाम लेकर मुझ पर प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे हो? अब ग्रेट टैंक का एम्परर मैं हूँ। पूरे कोर्ट में सिर्फ प्राइम मिनिस्टर ही तुम्हारी तरफ गहरी नजरों से देख रहा था, क्योंकि बाकी सबसे अलग उसे सच पता था। हुआंग पेई कभी करप्ट था ही नहीं। वो एम्पायर के सबसे टैलेंटेड लोगों में से एक था। उसे सिर्फ पॉलिटिकल एनिमीज ने फंसाया था और ऑफिस से हटवा दिया था। और जिस आदमी ने उसे फंसाया था वो और कोई नहीं बल्कि करंट मिनिस्टर ऑफ पब्लिक वर्क्स ही था। प्राइम मिनिस्टर हमेशा सोचता था कि इस राज को बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन पता नहीं कैसे एम्परर, जो मुश्किल से पैलेस के बाहर भी नहीं निकलता था, सब कुछ परफेक्टली समझता था। इस बीच हुआंग पेई तुम्हारी तरफ देखते हुए विजिबली एक्साइटेड लग रहा था। योर मैजेस्टी, अगर इन प्रोजेक्ट्स को प्रॉपर्ली कंप्लीट करना है तो रिक्वायर्ड फंडिंग नॉर्मल से कम 10 गुना ज्यादा होगी। फिर भी क्या योर मैजेस्टी इस ओल्ड सर्वेंट को पब्लिक वर्क सुपरवाइज करने की परमिशन देंगे? लेकिन उसकी हैरानी के लिए तुम्हारी आंखों में हल्की सी मुस्कान उभर आई। तुम्हारे दिमाग में हुआंग पेई क्लियरली एक्स्ट्रा पैसा मांग रहा था ताकि वो उसमें से एम्बेजलमेंट कर सके, और इस वक्त करप्ट ऑफिशियल्स ही तो तुम्हारी सबसे बड़ी जरूरत है। तुमने शांति से जवाब दिया, फंड्स कैसे खर्च होते हैं ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे सिर्फ रिजल्ट से मतलब है। और प्राइम मिनिस्टर, इंश्योर करो कि तुम मिनिस्टर हुआंग की अच्छी तरह मदद करो। एक करप्ट प्राइम मिनिस्टर और ट्रेजरी को खा जाने वाला एक बड़ा पैरासाइट, इस प्लान के फेल होने का तो कोई चांस ही नहीं था। कुछ देर बाद जब मिनिस्टर्स धीरे धीरे हॉल से निकल गए, तुम अपने दिल की एक्साइटमेंट को और दबा नहीं पाए। आखिरकार ग्रेट टैंक अब सच में डिस्ट्रक्शन की तरफ बढ़ रहा था और बहुत जल्द तुम ब्लू स्टार वापस लौट पाओगे। इस बीच हुआंग पेई घर लौटने के बजाय सीधा प्राइम मिनिस्टर की रेजिडेंस पर गया। वो अभी भी समझ नहीं पा रहा था कि एम्परर ने अचानक उस पर इतना गहरा भरोसा क्यों दिखाया, लेकिन प्राइम मिनिस्टर से बात करने के बाद सब कुछ क्लियर हो गया। दोनों आदमियों ने तुरंत उस चीज को समझ लिया जिसे वो एम्परर की ग्रैंड स्ट्रैटेजी मान रहे थे। जज्बातों से भरकर हुआंग पेई ने इंपीरियल पैलेस की तरफ गहरा झुककर सलाम किया। प्राइम मिनिस्टर, कैपिटल और सिटीजंस के घर को दोनों को रीबिल्ड करने
करने के पीछे हिज मैजेस्टी का असली पर्पस क्या है? प्राइम मिनिस्टर ने सोच में डूबी नजरों से आंखें सिकोड़ ली। 2 गोल्स है। पहला, हिज मैजेस्टी कोर्ट के लॉयल ऑफिशियल्स को सिग्नल दे रहे हैं कि वो अथॉरिटी वापस अपने हाथ में लेने वाले हैं, और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है, वो लोगों के दिल जीतना चाहते हैं। वांग पे की आंखें एडमिरेशन से फैल गईं, जैसे एक्सपेक्टेड था। एम्पायर की सबसे महान सोच। तो फिर मुझे हिज मैजेस्टी के साथ कैसे कोऑपरेट करना चाहिए? प्राइम मिनिस्टर ने बिना देर किए जवाब दिया। जब हिज मैजेस्टी ने कहा कि कॉस्ट मैटर नहीं करती, इसका मतलब है कि वो प्रोजेक्ट्स को हाईएस्ट क्वालिटी और मैक्सिमम स्पीड के साथ कंप्लीट करवाना चाहते हैं। मुझे एक नया कंस्ट्रक्शन मटेरियल पता है, ये बहुत जल्दी हार्डन होता है और बेहद ड्यूरेबल है। इसका यूज करो और कंस्ट्रक्शन में मदद के लिए इंपीरियल गार्ड्स को मोबिलाइज करो। सब कुछ 1 हफ्ते के अंदर कंप्लीट होना चाहिए। कुछ ही देर बाद जब तुमने इंपीरियल गार्ड्स को मोबिलाइज करने वाली हुआंग पे की रिक्वेस्ट देखी तो तुम पूरी तरह डिसबिलीफ में पड़ गए। ये आदमी तुम्हारी उम्मीद से भी ज्यादा रूथलेस निकला। तुम्हें पूरा यकीन था कि वो सिटीजंस का इतना ज्यादा शोषण करने वाला था कि उसे रिबेलियन का डर लगने लगा था, और अब वो उन्हें सप्रेस करने के लिए मिलिट्री सपोर्ट भी चाहता था। ये सोचकर तुम इमोशनल होकर एक गहरी सांस लेने से खुद को रोक नहीं पाए। जैसे एक्सपेक्टेड था, असली विलेंस वाकई प्रोफेशनल्स होते हैं। बिना किसी हिचकिचाहट के तुमने तुरंत हुआंग पई को इंपीरियल गार्ड्स का मिलिट्री कमांड टोकन दे दिया। जैसे ही उसने टोकन रिसीव किया, वो इतना इमोशनल हो गया कि लगभग घुटनों पर गिरकर तुम्हारे सामने रो पड़ता। उसका रिएक्शन देखकर तुम्हें अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। तुमने जल्दी से उसे हाथ हिलाकर वहां से भेज दिया। कुछ ही समय बाद पूरे चंगान कैपिटल में मैसिव कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट शुरू हो गए। शहर की दीवारें दोबारा बनने लगी, रोड्स को एक्सपैंड किया गया और हर जगह लोगों के घर रेनोवेट होने लगे। इसी दौरान शहर के अंदर एक छुपे हुए रेजिडेंशियल हाउस में ईस्टर्न ई किंगडम के कई स्पाइज सीक्रेट मीटिंग कर रहे थे। उनमें से एक ने घबराहट भरी आवाज में पूछा, बॉस, तांग एम्परर आखिर करना क्या चाहता है? उसने अचानक पूरे शहर की वॉल्स और हाउसेज रीबिल्ड करने का ऑर्डर क्यों दिया? उनका लीडर बालू भी इसका जवाब नहीं समझ पा रहा था। तुम्हारी असली इंटेंशन को समझने की कोशिश में उसके दिमाग में अनेक ख्याल दौड़ने लगे। फिर अचानक उसके दिमाग में बिजली की तरह एक सोच चमकी, रुको, कहीं ऐसा तो नहीं क्या ग्रेट तांग को हमारे इन्वेजन प्लान के बारे में पहले से पता चल गया है? उसका चेहरा तुरंत बदल गया। जरूर इसीलिए वो सिटी डिफेंसेस को स्ट्रेंथन कर रहे हैं। धा तेरी, ईस्टर्न ई के अंदर कोई ट्रेटर है। इस ऑपरेशन के बारे में सिर्फ हाईएस्ट रैंकिंग ऑफिशियल्स ही जानते हैं। बालू ने तुरंत अपनी थ्योरी अपने ट्रस्टेड सबऑर्डिनेट्स को बता दी। एक मोटा सा स्पाई थोड़ा झिझक कर बोला, बॉस, कहीं आप ज्यादा सोच तो नहीं रहे? शायद तांग एम्परर बस इनकॉम्पिटेंट हो और किंगडम का पैसा बर्बाद करने की कोशिश कर रहा हो। बालू ने तुरंत उसे चिढ़कर भौरा, अगर तुम एक फूलिश एम्परर होते तो क्या इतना पैसा सिटीज और सिविलियंस के घर रीबिल्ड करने में उड़ा देते? कमरे में तुरंत सन्नाटा छा गया। बाकी सब धीरे धीरे सर हिलाने लगे। बात तो सही लगती है। उनमें से एक ने घबराहट से पूछा, तो अब हमें क्या करना चाहिए? बालू का चेहरा ठंडा पड़ गया। हम तुरंत ईस्टर्न ही लौटेंगे और ऑपरेशन में शामिल हर हाई रैंकिंग ऑफिशियल की इन्वेस्टिगेशन करेंगे। जो भी जरा सा सस्पिशियस लगा उसे पहले ही मार देंगे। 2.5 दिन बाद तुम अपने स्लीपिंग चैम्बर में बैठे थे और तुम्हारे चेहरे पर एक्साइटमेंट साफ नजर आ रही थी, क्योंकि आज सिस्टम सेटलमेंट का दिन था। इस वक्त तुम्हारे पास सिर्फ 12 साल की लाइफ स्पैन बची थी। अगर तुम नेशन की स्ट्रेंथ को और 120 पॉइंट्स कम कर देते तो आखिरकार तुम मरकर ब्लू स्टार वापस लौट सकते थे। लेकिन अचानक सिस्टम नोटिफिकेशन सामने आ गई। ग्रेट तांग नेशनल स्ट्रेंथ हैज इंक्रीज्ड बाय 10, रिवॉर्ड होस्ट लाइफ स्पैन इंक्रीज्ड बाय 10 इयर्स। ये सुनते ही तुम्हारा दिमाग पूरी तरह ब्लैंक हो गया। क्या मैं देश को बर्बाद करने के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, फिर नेशनल स्ट्रेंथ बढ़ कैसे रही है? जब तुमने डिटेल रिपोर्ट देखी तो तुम्हारी कंफ्यूजन और भी बढ़ गई। टेक्नोलॉजी बढ़ गई थी, नेशनल डिफेंस बढ़ गया था, इकोनॉमी बढ़ गई थी, पब्लिक वेलफेयर बढ़ गया था, यहाँ तक कि एनिमी डिटरेंस भी बढ़ गई थी। तुम पूरी तरह स्टन्ड होकर वहीं बैठे रह गए। ये सब हो क्या रहा है? तुमने खुद को शांत करने की पूरी कोशिश की। ये झटका बहुत ही ज्यादा भयानक था। नहीं, कल की कोर्ट सेशन में इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करनी ही पड़ेगी। अगर मुझे पता चल गया कि किस लॉयल ऑफिशियल ने मेरे प्लान्स बर्बाद किए हैं तो मैं उसे इसका अंजाम जरूर समझाऊंगा। अगली सुबह कोर्ट असेंबली के दौरान जैसे ही तुम नेशनल स्ट्रेंथ बढ़ने के बारे में मिनिस्टर्स से सवाल करने वाले थे, प्राइम मिनिस्टर अचानक सबसे पहले आगे बढ़ गया। योर मैजेस्टी, इस मिनिस्टर के पास रिपोर्ट करने के लिए एक महत्वपूर्ण बात है। जैसे ही तुमने देखा कि ये वही आदमी है, तुम्हें थोड़ी राहत मिली। उम्मीद थी कि शायद ये सुपर करप्ट ऑफिशियल आखिर कोई ऐसी खबर लाया हो जो किंगडम को बर्बादी की तरफ ढकेल सके। लेकिन अगले ही पल प्राइम मिनिस्टर ने गर्व से बोलना शुरू किया, योर मैजेस्टी का रिकंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट पहले ही कंप्लीट हो चुका है। पूरा कैपिटल सिटी नई तरह से रिन्यू हो गया है। इसके बाद उसने तुम्हारे डिसीजंस की एक के बाद एक तारीफ करनी शुरू कर दी। ये सुनते ही तुम पूरी तरह से जम गए। आखिर तुम्हें समझ आ गया कि नेशनल स्ट्रेंथ फिर से क्यों बढ़ गई थी। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री और हुआंग पेई ने तुम्हारे स्टंड एक्सप्रेशन को देखकर हल्की सी मुस्कान एक्सचेंज की। उनकी नजरों में एम्परर क्लियरली अपनी अचीवमेंट से इतना सेटिस्फाइड था कि शब्दों में बयान नहीं कर पा रहा था। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। तुमने अचानक सीधा हुआंग पेई की तरफ देखा। मिनिस्टर हुआंग, तुम्हारी उम्र काफी बढ़ चुकी है। आज से मैं तुम्हें 10 एकर्स उपजाऊ जमीन ग्रांट करता हूँ। घर जाओ और आराम से रिटायरमेंट एंजॉय करो। जैसे ही हुआंग पेई ने ये सुना, उसका पूरा चेहरा बदल गया। वो अभी सिर्फ 40 के आसपास था। ये उसके करियर का गोल्डन पीरियड था। मदद की उम्मीद में उसने बेचैनी से प्रधानमंत्री की तरफ देखा, लेकिन प्रधानमंत्री ने बस उसे हल्का सा सिर हिलाकर सिग्नल दिया। उसी पल हुआंग पेई सब समझ गया। बिना किसी हिचकिचाहट के वो घुटनों पर बैठ गया। ये मिनिस्टर योर मैजेस्टी की डिग्री को एक्सेप्ट करता है। उसे फाइनली मान जाते देखकर तुमने थोड़ी राहत की सांस ली। कम से कम एक यूजफुल ऑफिशियल तो हटा दिया गया था। फिर तुमने शांति से बोलना जारी रखा, मैं ग्रेट टैंक की मिलिट्री पावर को फॉरेन नेशंस
नेशंस के सामने दिखाने के लिए ट्रूप्स मोबिलाइज करना चाहता हूँ। मेरे मिनिस्टर्स का क्या विचार है? पिछली फेलियर के बाद तुम्हें आखिर समझ आ गया था कि अगर तुम सच में देश को बर्बाद करना चाहते हो तो और एक्सट्रीम मेथड्स की जरूरत होगी, और वॉर से बेहतर नेशनल स्ट्रेंथ को ड्रेन करने का तरीका और क्या हो सकता था? जैसे ही तुम्हारी बात खत्म हुई, पूरा कोर्ट हंगामे में फट पड़ा। योर मैजेस्टी, बिल्कुल नहीं, ग्रेट टैंक की करंट स्ट्रेंथ के साथ हम एक मेजर वॉर सस्टेन नहीं कर सकते। लेकिन उन ऑब्जेक्शंस को सुनकर तुम पहले से भी ज्यादा खुश हो गए। अगर सारे लॉयल ऑफिशियल्स इसे इम्पॉसिबल मान रहे थे तो इसका मतलब प्लान डेफिनेटली काम करेगा। उसी वक्त प्रधानमंत्री फिर से आगे बढ़ा। ये मिनिस्टर हिम्मत करके योर मैजेस्टी से एक सवाल पूछना चाहता है। योर मैजेस्टी, किस नेशन पर अटैक करना चाहते हैं और किस जस्टिफिकेशन के साथ? तुमने हल्का सा भौहें सिकोड़ी। सच कहे तो तुमने इतना आगे सोचा ही नहीं था, इसलिए तुमने कैजुअली एक नाम चुन लिया। हम ईस्टर्न यी के खिलाफ वॉर शुरू करेंगे। रीजन के बारे में तुमने कुछ पल सोचा और फिर सीरियस एक्सप्रेशन के साथ बोलना जारी रखा। मुझे याद है पिछले साल जब ईस्टर्न यी का एनवॉय पैलेस आया था तो वो हॉल में पहले अपना लेफ्ट फुट रखकर अंदर आया था, और ग्रेट टैंक में हमेशा राइट साइड को लेफ्ट से ज्यादा रिस्पेक्ट दिया जाता है। ऐसा बिहेवियर बहुत डिसरिस्पेक्टफुल था। जैसे ही तुमने ये बात खत्म की, पूरा कोर्ट सन्न हो गया। हर मिनिस्टर अचानक याद करने लगा कि आज हॉल में एंटर करते वक्त उसने पहले कौन सा पैर अंदर रखा था। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री भी थोड़ा हेल्पलेस लग रहा था, लेकिन आखिर में उसने फिर भी तुम्हारा सपोर्ट करने का फैसला किया। धीरे धीरे बाकी ऑफिशियल्स ने भी मजबूरी में हाँ में हाँ मिलानी शुरू कर दी। इसी वक्त जनरल न्यू लेई अचानक आगे बढ़ा। योर मैजेस्टी, ये मिनिस्टर कैंपेन लीड करने के लिए वॉलंटियर करता है, लेकिन तुमने बिना सोचे समझे उसका प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया। क्या मजाक था? तुम्हारा गोल ग्रेट टैंक को कमजोर बनाना था, तो फिर एक एक्सपीरियंस बैटलफील्ड कमांडर को क्यों भेजते? तुम्हारी नजर धीरे धीरे पूरे हॉल में घूमी और आखिर एंट्रेंस के पास खड़े एक बिल्कुल ऑर्डिनरी सोल्जर पर जाकर रुक गई। तुम्हारी आवाज सुनते ही वो सोल्जर शॉक में जम गया, फिर घबराहट से आगे बढ़ा। ये लोली वन हुआंग पे योर मैजेस्टी को प्रणाम करता है। तुमने शांति से सिर हिला दिया और अंदर ही अंदर पहली बार सच्ची तसल्ली महसूस की। एक रैंडम ऑर्डिनरी सोल्जर इन्वेजन आर्मी को लीड करेगा। अब ग्रेट टैंक के जीतने का कोई चांस नहीं। दूसरी तरफ कमांडर का नाम सुनते ही पूरा कोर्ट एक बार फिर सन्न रह गया। सारे मिनिस्टर्स बेचैनी से प्रधानमंत्री की तरफ देखने लगे, उम्मीद करते हुए कि वो इस पागलपन को रोक देगा। लेकिन अपोज करने के बजाय प्रधानमंत्री ने मिलिट्री कैंपेन के बारे में डिटेल सवाल पूछने शुरू कर दी। इस बात ने तुम्हें तुरंत कंफ्यूज कर दिया। तुमने अपनी पूरी जिंदगी में कभी वॉर लड़ी ही नहीं थी, तो मिलिट्री डिटेल्स के बारे में तुम्हें क्या पता होता? इसलिए तुमने बस बेपरवाही से हाथ हिला दिया और डिस्कशन वहीं खत्म कर दिया। बाकी मिनिस्टर्स ने पूरी कोर्ट सेशन दुख और टेंशन में गुजारी। दूसरी तरफ तुम खुशी खुशी अपने पैलेस लौट आए, पूरी तरह तैयार कि अब बस नेशन की स्ट्रेंथ कोलैप्स होने का इंतजार करना है। कुछ ही देर बाद प्राइम मिनिस्टर की रेजिडेंस के अंदर बेचैन हुआंग पे ही बार बार प्राइम मिनिस्टर से घबराहट में सवाल पूछ रहा था, लेकिन प्राइम मिनिस्टर बस शांति से हाथ पीठ के पीछे बांधकर खड़ा रहा। क्या तुमने वाकई हिज मैजेस्टी की इंटेंशंस को समझा है? हुआंग पे थोड़ा रुक गया। इसका और क्या मतलब हो सकता है? उन्होंने मेरा पोजीशन हटा दिया और मुझे घर जाकर फार्मिंग करने भेज दिया। प्राइम मिनिस्टर ने धीरे से आंखें सिकोड़ ली। क्या तुम्हें याद है तुम्हारा होम टाउन कहाँ है? ग्वानजोंग। और ग्वानजोंग एम्पायर का सबसे बड़ा ग्रेन प्रोड्यूसिंग रीजन माना जाता है। जैसे ही ये शब्द उसके कानों में पड़े, हुआंग पे की आंखें तुरंत फैल गईं। उसका रिएक्शन देखकर प्राइम मिनिस्टर हल्की सी मुस्कान रोक न सका। हिज मैजेस्टी चाहते हैं कि तुम पहले ग्वानजोंग रीजन को डेवलप करो, और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर के होठों पर धीरे से मुस्कान उभरी। वो फ्यूचर कॉन्क्वेस्ट्स की फाउंडेशन बनेगा। फिर उसने आहिस्ते से कहा, हिज मैजेस्टी से इतना गहरा ट्रस्ट पाना, सच कहूं तो मुझे भी तुमसे थोड़ी जलन हो रही है। ये सुनकर हुआंग पे ऑकवर्ड सी स्माइल करने लगा, लेकिन फिर उसके दिमाग में एक और सवाल आ गया। प्राइम मिनिस्टर, अगर वाकई हिज मैजेस्टी का यही इंटेंशन था तो उन्होंने सीधा सीधा बता क्यों नहीं दिया? प्राइम मिनिस्टर ने मजबूरी भरी मुस्कान के साथ सिर हिला दिया। कौन सा महान एम्परर अपने सारे हिडन कार्ड्स दुनिया को दिखा देता है? हिज मैजेस्टी तुम्हें शैडोज में रख रहे हैं, अपनी सीक्रेट फाउंडेशंस में से एक के रूप में। ये बात सुनते ही हुआंग पे का पूरा शरीर एक्साइटमेंट से कांप उठा, लेकिन फिर भी उसके मन में एक और कंफ्यूजन थी। फिर भी एक बात मेरी समझ में नहीं आती, हिज मैजेस्टी ने एक ऑर्डिनरी सोल्जर को कमांडर क्यों बना दिया? ये सुनते ही प्राइम मिनिस्टर के चेहरे पर एक मिस्टीरियस स्माइल आ गई। यहीं पर हिज मैजेस्टी की टेरिफाइंग इनसाइट सामने आती है। क्या तुम लेजेंडरी मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट हान शिन को जानते हो? हुआंग पे थोड़ा चौंक गया। हान शिन? वही हान शिन। प्राइम मिनिस्टर ने शांति से सिर हिला दिया। हान यू हान शिन का डिसेंडेंट है। उसी वक्त हान यू अपने घर लौटा और उसके चेहरे पर एक्साइटमेंट साफ नजर आ रही थी। आखिरकार उसे अपनी टैलेंट्स दिखाने का मौका मिल गया था। एम्परर को शायद शुरू से ही उसके बारे में सब पता था, वरना एक ऑर्डिनरी सोल्जर को पूरी आर्मी की कमांड कौन देता? यहाँ तक कि अगर कोई फूलिश एम्परर किंगडम को बर्बाद करना भी चाहे, तब भी वो इतना अपसर्ड डिसीजन नहीं लेगा। ये सोचकर अचानक हान यू घर के अंदर जोर से चिल्लाया, जल्दी मेरी सारी मिलिट्री स्ट्रैटेजी बुक्स बाहर लाओ, मैं हर एक किताब दोबारा पढ़ूंगा। इसी बीच इंपीरियल स्टडी के अंदर यूनक शू ने अदब से एक मेमोरियल पेश किया। योर मैजेस्टी, ये मेमोरियल प्राइम मिनिस्टर ने भेजा है। तुमने उसे लेते हुए हल्का सा भौं उठाया, क्योंकि ये तुम्हारे अच्छे भाई की तरफ से आया था। तुमने सोचा चलो कैजुअली देख ही लेते हैं, लेकिन जैसे ही तुमने मेमोरियल खोला, अंदर भरे हुए अनंत पेजेस देखकर लगभग डर ही गए। मेमोरियल में आने वाली कैंपेन के लिए हर तरह की मिलिट्री सप्लाईज और रिक्वायरमेंट्स की डिटेल्ड लिस्ट लिखी हुई थी। सिर्फ 2 लाइनें पढ़ने के बाद ही तुमने उसे साइड में फेंक दिया। फिर तुमने यूनक शू की तरफ हाथ हिलाकर कहा, जाकर प्राइम मिनिस्टर को बता दो, सब कुछ उसकी मर्जी के मुताबिक होगा। तुम्हारे दिमाग में बस एक ही ख्याल था, मेरा ये बैटल पार्टनर अब भी बहुत ज्यादा पोलाइट है, आखिर वो सिर्फ मिलिट्री फंड्स ही तो एम्बेजिल कर रहा है। क्या सिर्फ दिखावा करने के लिए इतने सारे वर्ड्स लिखने की सच में जरूरत थी? कुछ ही समय बाद नेशनल स्ट्रेंथ सेटलमेंट का दिन फिर आ गया। इस बार मैसिव मिलिट्री मोबिलाइजेशन की वजह से ग्रेट टैंक की नेशनल स्ट्रेंथ
आखिरकार 10 पॉइंट्स कम हो गई। साथ ही तुम्हारी लाइफ स्पैन में से 1 साल भी डिडक्ट कर दिया गया। जैसे ही तुमने ये देखा, खुशी के मारे लगभग रो ही पड़े। आखिर प्रोग्रेस हुई थी। तुम खुशी खुशी इमेजिन कर रहे थे कि आने वाली वॉर में ग्रे टैंक कितनी बुरी तरह से हारने वाला है। तभी यूनक शू ने अचानक तुम्हारे ख्यालों को तोड़ दिया। योर मैजेस्टी, आज ईस्टर्न एक्सपीडिशन आर्मी का डिपार्चर सेरेमनी है। आपको मिलिट्री ग्राउंड्स पर जाकर ट्रूप्स को एनकरेज करना होगा। ये सुनते ही तुम तुरंत खड़े हो गए। परफेक्ट। सेरेमनी खत्म होते ही आर्मी निकल पड़ेगी और जितनी जल्दी हो सके हारना भी शुरू कर देगी। कुछ देर बाद मिलिट्री कैंप के अंदर 1 लाख सोल्जर्स पूरी तरह से डिसऑर्डर में खड़े थे। कोई आलस से एक तरफ झुककर खड़ा था, कोई अपना वेपन तक ठीक से नहीं पकड़ पा रहा था। ये सीन देखकर प्राइम मिनिस्टर ने गहरी भौं सिकोड़ ली। जनरल हान, क्या इतनी जल्दी डिपार्चर करना वाकई जरूरी है? आर्मी की ये कंडीशन देखकर विक्ट्री मुश्किल लगती है। लेकिन हान यू ने शांति से सिर हिला दिया। मैं दुनिया को हिज मैजेस्टी को गलत समझने नहीं दे सकता। हमें जल्दी जीतना होगा। सिर्फ तभी हम प्रूव कर सकेंगे कि हिज मैजेस्टी का डिसीजन सही था। और आर्मी की कंडीशन की बात करें तो ईस्टर्न यी के रास्ते में बहुत से बैंडिट्स हैं। हम उन्हें लाइव ट्रेनिंग के लिए यूज करेंगे। बॉर्डर तक पहुंचते पहुंचते सोल्जर्स बैटल रेडी हो जाएंगे। ये सुनकर प्राइम मिनिस्टर ने हान यू की तरफ गहरी नजरों से देखा। जैसा एक्सपेक्टेड था, हान सिन का डिसेंडेंट वाकई अलग था। हान यू अभी अपनी बात आगे बढ़ाने ही वाला था कि तुम अचानक पीछे से आ गए। कैंप में एंटर करते ही तुम्हारी नजर तुरंत उस कियोटिक मिलिट्री फॉर्मेशन पर पड़ी। लेकिन अजीब बात यह थी कि तुम गुस्सा होने के बजाय एक्साइटमेंट से चमक उठे। एक पूरी तरह से डिसऑर्गेनाइज्ड आर्मी और उसका लीडर एक ऑर्डिनरी सोल्जर। इस बार डिफीट तो बिल्कुल गारंटीड थी। हान यू जल्दी से आगे बढ़ा और मिलिट्री फॉर्मेशन की प्रॉब्लम्स एक्सप्लेन करने वाला था, लेकिन उसके बोलने से पहले ही तुमने हाथ हिला दिया। जब मैंने पूरी तरह आर्मी जनरल हान को दे दी है तो मैं इंटरफेयर नहीं करूंगा। ये सुनते ही हान यू की आंखें इमोशन से लाल हो गईं। एम्परर उस पर इतना गहरा ट्रस्ट करता था। फिर तुम सोल्जर्स की तरफ मुड़कर जोर से चिल्लाए, क्या तुम सबको इस ईस्टर्न कैंपेन में कॉन्फिडेंस है? सोल्जर्स ऑकवर्डली एक दूसरे की तरफ देखने लगे। किसी की हिम्मत नहीं हुई जवाब देने की। तब तुमने फिर हाथ हिला दिया। सच बोलो, मैं सबको इम्यूनिटी देता हूँ। ये सुनते ही सारे सोल्जर्स एक साथ चिल्लाए, बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं है। उन्हें पूरी उम्मीद थी कि अब एम्परर कोई पैशनेट स्पीच देगा और मोराल बढ़ाने की कोशिश करेगा, लेकिन तुम्हारा टोन अचानक पूरी तरह से बदल गया। एक्सीलेंट, मैं बिल्कुल यही सुनना चाहता था। इतना कहकर तुम तुरंत मुड़ गए और बिना कुछ और बोले वहां से चले गए। हान यू आंखें फाड़कर वहीं खड़ा रह गया। क्या ये सीधा सीधा आर्मी का मोराल डिस्ट्रॉय करना नहीं था? लेकिन उसके पास खड़ा प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल शांत था। तुम ऑर्डिनरी सोल्जर्स की रैंक से आए हो। ये लोग आसानी से तुम्हारी कमांड एक्सेप्ट नहीं करते। हिज मैजेस्टी ने जानबूझकर पहले उनका मोराल तोड़ दिया है ताकि तुम खुद उसे दोबारा बिल्ड कर सको। सिर्फ तभी तुम आर्मी पर सच में कंट्रोल हासिल कर पाओगे। ये सुनते ही हान यू ने चुपचाप अपनी मुठ्ठियां कस ली। इस वॉर में वो हर हाल में एम्परर की रेपुटेशन को पूरी दुनिया में एस्टैब्लिश करके रहेगा। उसी वक्त ईस्टर्न यी किंगडम के अंदर बालू अपनी लाल आंखों से सामने खड़े ऑफिशियल्स को घूर रहा था। बोलो, तुम में से टैंग एम्परर का स्पाई कौन है? लेकिन सारे हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स पूरी तरह से कंफ्यूज नजर आ रहे थे। आखिर उनमें से एक और बर्दाश्त नहीं कर पाया और बोल पड़ा, हम सब ईस्टर्न ये के सीनियर ऑफिशियल्स हैं। बालू, बकवास करना बंद करो। बालू ने गुस्से में टेबल पर जोर से मुक्का मारा। तो फिर मुझे ये समझाओ, जिस पल हमने ग्रे टैंक पर इन्वेजन का डिसीजन लिया, उसी पल टैंग एम्परर ने सिटीज और डिफेंसेस को रीबिल्ड करना शुरू कर दिया। क्या तुम मुझे ये कहना चाहते हो कि वो एम्परर बस बोर हो रहा है और अपना ही किंगडम बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है? एक ऑफिशियल ने संभल कर जवाब दिया, शायद ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस हो। ये सुनते ही बालू अचानक हिचकिचाया। क्या सच में उसने सब कुछ गलत समझ लिया था? लेकिन वो दोबारा बोलने ही वाला था कि एक सबऑर्डिनेट भागते हुए रूम में घुसा और एक अर्जेंट सीक्रेट रिपोर्ट उसके सामने रख दी। बालू ने तुरंत रिपोर्ट छीन ली। जैसे ही उसने उसे पढ़ा, उसका चेहरा पूरी तरह बदल गया। अब भी तुम लोग कहने की हिम्मत करते हो कि कोई स्पाई नहीं है? टैंग एम्परर ने पहले ही ईस्टर्न यी पर अटैक करने के लिए 1 लाख ट्रूप्स मोबिलाइज कर दिए हैं। कमरा तुरंत हंगामे में डूब गया। बालू ने ठंडी नजरों से हर ऑफिशियल के रिएक्शन को ऑब्जर्व किया, लेकिन ध्यान से देखने पर सब वाकई बिल्कुल अनजान लग रहे थे। इससे बालू का चेहरा और भी ठंडा हो गया। जैसे एक्सपेक्टेड था, टैंग एम्परर खुद को बहुत गहरा छुपा कर रखता है। यहाँ तक कि उसके लगाए हुए स्पाइस भी एक्टिंग में इतने माहिर हैं। अगर ऐसा है तो मुझे रूथलेस होने का दोष मत देना। अचानक उसने पीछे की तरफ हाथ हिला दिया। अगले ही पल ब्लैक क्लोथ्ड असैसिन्स का एक ग्रुप रूम में घुस आया। तब जाकर ऑफिशियल्स को समझ आया कि क्या होने वाला है। बालू, तुम रिबेलियन करना चाहते हो और ऊपर से इतनी बकवास कहानियां भी बना रहे हो। तुम पागल हो गए हो क्या? लेकिन उनके सेंटेंस पूरे होने से पहले ही कमरा दोबारा खामोश हो गया। कुछ देर बाद जब सब कुछ निपटा दिया गया, एक सबऑर्डिनेट सावधानी से आगे बढ़ा। जनरल बालू, हमें बॉर्डर सिटीज को कैसे डिफेंड करना चाहिए? बालू ने धीरे से ग्रेट टैंक की डायरेक्शन में देखा। फिर उसने ठंडी आवाज में ऑर्डर दिया, मेरा कमांड भेजो। सारी बॉर्डर ट्रूप्स तुरंत विद्रॉ कर दी जाएं। इतना कहकर उसने दूर आसमान की तरफ आंखें सिकोड़ ली। अब बॉर्डर सिटीज सेफ नहीं रही हैं। जरूर टैंक के स्पाइस पहले से ही उन शहरों में छुपे हुए हैं, लेकिन दुर्भाग्य से टैंग एम्परर के लिए ईस्टर्न यी के पास अब भी मेरे जैसा कमांडर मौजूद है। उसका प्लान कभी सक्सेसफुल नहीं होगा। कुछ समय बाद दोनों नेशंस की बॉर्डर पर हानियू सिटी वॉल के ऊपर खड़ा अपने आसपास के सोल्जर्स को गर्व से देख रहा था। सफर के दौरान अलेक बैंडिट्स के खिलाफ लड़ी गई बैटल्स के बाद उसने उस बिखरी हुई आर्मी को एक डिसिप्लिन फोर्स में बदल दिया था। लेकिन जब उसकी नजर सामने खड़े मैसिव फोर्ट्रेस पर पड़ी तो उसकी आंखों में फिर भी थोड़ी सीरियसनेस उभर आई। जल्दी ही उसने स्काउट्स को सिटी में घुसकर एनिमी सिचुएशन इन्वेस्टिगेट करने का ऑर्डर दिया। कुछ देर बाद स्काउट्स लौट आए। रिपोर्ट टू जनरल हान यू, सिटी के अंदर कोई डिफेंडर्स नहीं है, पूरा शहर खाली है। ये सुनते ही हान यू की भौएं और ज्यादा
ज्यादा सिकुड़ गईं। बालू एक फेमस जनरल था, वो इतने इंपॉर्टेंट फोर्ट्रेस को यूं ही अबैंडन नहीं कर सकता था जब तक कि ये कोई ट्रैप ना हो, एम्प्टी सिटी स्ट्रैटेजी। लेकिन कुछ ही देर बाद वैनगार्ड ट्रूप्स ने रिट्रीट कर रहे ईस्टर्न यी के कुछ सोल्जर्स को कैप्चर कर लिया। उनकी पूछताछ के बाद हानियों को आखिर सच पता चल गया। टैंक ट्रूप्स के अप्रोच करने की खबर सुनते ही बालू को यकीन हो गया था कि सिटी के अंदर टैंक के स्पाइस पहले से छुपे हुए हैं। इसी वजह से उसने पूरी आर्मी को सीधा विड्रॉ करने का ऑर्डर दे दिया था। ये सच सुनते ही हानियों की आंखें तुरंत फैल गईं। तो ऐसा है तो हिज मैजेस्टी ने शुरुआत से ही सब कुछ अरेंज कर रखा था। बॉर्डर सिटी के अंदर जो स्पाइस छुपे हुए थे उनका पर्पस मुझे एक स्टेबल फुटहोल्ड दिलाना था, ताकि मैं मिलिट्री स्ट्रेंथ को प्रिजर्व कर सकूं और ईस्टर्न यी के अंदर और गहरा एडवांस कर सकूं। इसी बीच इंपीरियल पैलेस के अंदर तुम इस हफ्ते की नेशनल स्ट्रेंथ रिपोर्ट चेक कर रहे थे, लेकिन जैसे ही तुम्हारी नजर नंबर्स पर पड़ी तुम्हारा चेहरा तुरंत सफेद पड़ गया। ग्रेट टैंग नेशनल स्ट्रेंथ इंक्रीज्ड बाय 15, होस्ट लाइफ स्पैन रिड्यूस्ड बाय 15 ईयर्स। ये देखकर तुम लगभग अपना होश खो बैठे। ये टेरिटरी एक्सपेंशन प्लस 5 पॉइंट्स का क्या बकवास। क्या ईस्टर्न एक्सपेडिशन आर्मी सच में जीत गई? लेकिन अगले ही पल तुमने इस पॉसिबिलिटी को तुरंत रिजेक्ट कर दिया। उस भीड़ जैसी आर्मी के साथ अगर वो लोग सच में टेरिटरी कॉन्कर कर सकते हैं तो मैं अभी इसी टेबल को खा जाऊंगा। जब ईस्टर्न एक्सपेडिशन आर्मी की पॉसिबिलिटी खत्म हो गई तो सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा था, वेस्टर्न बॉर्डर फोर्सेस। तुमने तुरंत यूनक शू को बुलाया। अभी वेस्टर्न फ्रंटियर को कौन कमांड कर रहा है? यूनक शू ने अदब से जवाब दिया, योर मैजेस्टी, वेस्टर्न बॉर्डर फिलहाल प्रिंस गेंशी के कमांड में है। ये सुनते ही तुम्हारा दिल दर्द से भर गया। प्रिंस गेंशी, तुम वाकई कमाल के भाई हो। उसी वक्त ग्रेट टैंक के वेस्टर्न फ्रंटियर पर प्रिंस गेंशी अपने सामने खड़े स्ट्रैटेजिस्ट को ठंडी नजरों से देख रहा था। हमारे आर्मर और ट्रूप्स पूरी तरह रेडी हैं। अब वक्त आ गया है कि मैं वो थ्रोन वापस हासिल करूं जो असल में मेरा है। लेकिन स्ट्रैटेजिस्ट ने तुरंत सावधानी बरतने की सलाह दी। माय प्रिंस, जल्दबाजी मत कीजिए। जब तक ईस्टर्न कैंपेन डिफीट में खत्म नहीं होती, एम्परर की प्रेस्टीज पूरी तरह कोलैप्स नहीं होगी। सिर्फ उसके बाद ही हम प्रॉपर जस्टिफिकेशन के साथ अपना बैनर उठा सकते हैं। ये सुनकर प्रिंस गेंशी धीरे से सिर हिलाने लगा। वो स्ट्रैटेजिस्ट की ब्रिलियंस की तारीफ करने ही वाला था कि एक सोल्जर भागते हुए रूम में घुस आया। माय प्रिंस, ईस्टर्न कैंपेन के प्रिलिमिनरी रिजल्ट्स आ चुके हैं। प्रिंस गेंशी की आंखें तुरंत चमक उठी। एक्सीलेंट, आसमान भी मेरी मदद कर रहा है। उसने तुरंत बैटल रिपोर्ट छीन ली, लेकिन रिपोर्ट पढ़ते ही लगभग वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। रिपोर्ट में साफ लिखा था, हान यू ने ईस्टर्न यी फोर्सेस को बिना किसी बड़े नुकसान के डिफीट कर दिया और बॉर्डर सिटी को सक्सेसफुली कैप्चर कर लिया। उसी वक्त इंपीरियल स्टडी के अंदर तुम बेचैनी से जनरल न्यूले की रिपोर्ट सुन रहे थे। योर मैजेस्टी, इस मिनिस्टर को इंटेलिजेंस मिली है कि प्रिंस गेंशी रिबेलियन की तैयारी कर रहा हो सकता है। लेकिन गुस्सा होने के बजाय तुम्हारा चेहरा एक्साइटमेंट से चमक उठा। तुम्हारा निकम्मा बड़ा भाई सच में रिबेलियन करना चाहता था क्या? ये सारी टेरिटरी एक्सपेंशन सिर्फ रूप्स रेज करने की प्रिपरेशन थी। वंडरफुल, तुम्हें ऐसे भाई बहुत पसंद थे। फिर भी तुम अपने मन में कंप्लेन किए बिना नहीं रह पाए। अगर रिबेलियन करनी ही है तो सीधा बोल दो ना, इतना घूम फिर कर करने की क्या जरूरत है? इतना लंबा क्यों खींच रहा है? लेकिन जल्द ही तुम्हारा एक्सप्रेशन फिर सीरियस हो गया। आखिर तुम्हारा भाई अब तक मूव क्यों नहीं कर रहा था? क्या उसे लगता था कि उसकी फोर्सेस अभी भी काफी स्ट्रांग नहीं है? नहीं, तुम्हें अपने प्यारे भाई की थोड़ी मदद करनी पड़ेगी। सबसे पहले तुम उसे मिलिट्री मोबिलाइजेशन अथॉरिटी दोगे और उसकी साइड पर टैलेंटेड ऑफिशियल्स की भी कमी थी। कुछ लॉयल मिनिस्टर्स को उसकी मदद के लिए भेजना भी जरूरी था। उसी वक्त तुम्हारे सोच में डूबे एक्सप्रेशन को देखकर जनरल ल्यू ले ने मान लिया कि तुम काउंटर मेजर्स प्लान कर रहे हो, इसलिए उसने अदब से सलाम किया और वहां से चला गया। उसके बाद तुम पैलेस लौट आए और बड़े ध्यान से लगभग 50 लॉयल मिनिस्टर्स की लिस्ट तैयार की। लिस्ट कंप्लीट करने के बाद अचानक तुम्हें एक रियलाइजेशन हुई, तो इसीलिए किंगडम को बर्बाद करने की मेरी हर कोशिश फेल हो रही थी। ये 50 इडियट्स ही सारी प्रॉब्लम की जड़ थे। बिना एक पल की देरी किए तुमने तुरंत ऑर्डर दे दिया कि इन सब 50 ऑफिशियल्स को वेस्टर्न फ्रंटियर ट्रांसफर कर दिया जाए। जल्द ही ट्रांसफर की खबर पूरे पैलेस में फैल गई। रीअसाइन किए गए ऑफिशियल्स पूरी तरह स्टन्ड रह गए। एक के बाद एक सब एम्परर को फूलिश और अंधा कहकर कोसने लगे, जो सच्ची लॉयल्टी को पहचान नहीं पाता था। दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर के रेसिडेंस के अंदर कई हाईली केपेबल ऑफिशियल्स इकट्ठा हुए थे। उसी वक्त प्राइम मिनिस्टर ने धीरे से कहा, अब तुम सबको हिज मैजेस्टी की असली इंटेंशन समझ आ गई होंगी। ऑफिशियल्स ने एक्साइटमेंट के साथ सर हिला दिया। पहले उन्हें लगता था कि एम्परर इनकॉम्पिटेंट और यूजलेस है, लेकिन अब उन्हें सब कुछ समझ आ गया था। वरना आखिर ये ट्रांसफर कोर्ट से हर सच्चे करप्ट ऑफिशियल को कैसे हटा सकता था? जो सो कॉल्ड लॉयल मिनिस्टर्स थे वो सब वही लोग थे जो सालों तक प्रीवियस एम्परर को धोखा देते आए थे। इसी बीच ग्रेट टैंक के वेस्टर्न बॉर्डर पर कई दिनों की अर्जेंट जर्नी के बाद मिलिट्री टाइगर टैली आखिर प्रिंस जेंशी की रेसिडेंस पर पहुंच गया। लेकिन जैसे ही प्रिंस जेंशी की नजर टाइगर टैली पर पड़ी, उसकी पीठ ठंडे पसीने से भीग गई। इस एम्परर का मतलब क्या है? उसे पता है कि मैं रिबेलियन करना चाहता हूं, फिर भी वो मुझे मिलिट्री अथॉरिटी भेज रहा है। उसने तुरंत किंगडम के सबसे महान स्ट्रैटेजिस्ट गुओशू को बुलाया। जैसे ही गुओशू ने टाइगर टैली देखा, उसका चेहरा भी तुरंत बदल गया। माय प्रिंस, ये आपके पास कैसे आ गया? प्रिंस जेंशी ने जल्दी से पूरी बात समझा दी। कहानी सुनने के बाद गुओशू पूरी तरह कंफ्यूज नजर आया। ये समझ से बाहर है, एम्परर अचानक एक ऐसे प्रिंस को मिलिट्री अथॉरिटी क्यों देगा जो रिबेलियन की तैयारी कर रहा है? इसी दौरान प्रिंस जेंशी लालच भरी नजरों से अपने हाथ में पकड़े टाइगर टैली को देख रहा था। गुओशू, तुम्हें क्या लगता है, क्या हम इसके सहारे सीधा ट्रूप्स रेस कर सकते हैं? गुओशू ने बिना देरी किए जवाब दिया, ये अथॉरिटी एम्परर ने खुद आपको भेजी है। क्या आप सच में सोचते हैं कि वो रिबेलियन से डरता है? ये शब्द सुनते ही प्रिंस जेंशी अपनी एक्साइटमेंट से तुरंत होश में आ गया। बात तो सही थी। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और हमारे MH एक्सप्लेन्ड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।